नेदरलैंड्स दुनिया में सबसे ज्यादा फूल एक्सपोर्ट करता है। ओके, लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुद इन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता? वेट, सच में? हाँ, कट फ्लावर्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर और इम्पोर्टर असल में जर्मनी है। यानी जो उगा रहा है वो कंज्यूम नहीं कर रहा। तो अब सोचिए फूलों के इस $1 बिलियन ग्लोबल बिजनेस में हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम एग्रीकल्चर एग्जाम्स, खास तौर पर AFO, IBPS AFO और स्टेट एग्जाम्स के लिए सबसे स्कोरिंग लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले सेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी शुरू होगी फ्लोरिकल्चर और गार्डन से और खत्म होगी एक जैम की बॉटल पर, जहां हम फ्रूट प्रिजर्वेशन की साइंस को अनपैक करेंगे। इनमें से काम नहीं चलता। अगर पिछले टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए तो agriprep.in पर जाकर अपनी समझ परखने के लिए MCQ जरूर अटेम्प्ट करें। सही कहा, क्योंकि जब तक नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे वो याद नहीं रहेगा। तो चलिए सीधा डेटा में डाइव करते हैं। इंडिया का फ्लोरिकल्चर मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। सोर्स के हिसाब से भारत दुनिया में लूज फ्लावर्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हाँ, लूज फ्लावर्स में हम आगे हैं। लेकिन जब मैं स्टेट वाइज डेटा देख रही थी तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से कर्नाटका नंबर 1 है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में तमिलनाडु सबसे आगे है। ऐसा क्यों? इसका सीधा कनेक्शन यील्ड या उत्पादकता से है। तमिलनाडु में फार्मिंग प्रैक्टिसेस और क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वहां पर हेक्टेयर फूलों का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए एरिया कम होने के बावजूद वो प्रोडक्शन में आगे निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है वहाँ। बिल्कुल। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक डेटा जो सीधा एग्जाम में आता है वो ये कि इंडिया से फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर USA है, जो लगभग 27% शेयर रखता है। 27%? और कट फ्लावर्स के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है ना? हाँ, वेस्ट बंगाल कट फ्लावर्स में टॉप पर है। एक और फैक्ट जो मुझे बड़ा अजीब लगा वो ये कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला फूल गुलाब या गेंदा नहीं है, बल्कि चमेली यानी जैस्मिन है। उसका रीजन है ना, जैस्मीन का इस्तेमाल गजरा बनाने से लेकर बड़ी बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्रीज तक में होता है, तो डिमांड बहुत मैसिव है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वन लाइनर्स हैं जो सीधा पेपर में छपते हैं। जैसे होगाथ कर्व, इसे लैंडस्केपिंग में लाइन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। और एक क्लासिक किताब है ब्यूटीफुल गार्डन्स, जो डॉक्टर MS रंधावा ने लिखी थी। ओह हाँ, रंधावा जी की किताब। और वो जो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट आर्ट है, इकेबाना। एकदम सही, इकेबाना। तो ये वन लाइनर्स तो स्टूडेंट्स को याद रखनी है। तो अगर हम इन फूलों को उगाने की बात करें तो ये किसी न किसी गार्डन का हिस्सा होंगे। गार्डनिंग के मेनली 3 स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल। अगर मैं फॉर्मल स्टाइल की बात करूं तो मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन और पिंजौर गार्डन इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इनमें क्या कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है? बिल्कुल। फॉर्मल स्टाइल को आप एक ज्योमेट्रिक रंगोली की तरह समझ लीजिए। अगर आप मुगल गार्डन को ऊपर से देखें तो वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है। अगर आप इसे बीच से आधा काट दें तो लेफ्ट और राइट हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ओह, एकदम नापतोल कर बनाया गया। हाँ, इनके कुछ फिक्स्ड फीचर्स होते हैं, जैसे टेरेसेस, ऊंची दीवारें और बरादरी। लेकिन सबसे अहम फीचर है रनिंग वाटर, यानी बहता पानी। इसे मुगल गार्डन की जान कहा जाता है। बहता पानी क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई साइंस है या सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है? इसके पीछे बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। मुगल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट पर्शिया और सेंट्रल एशिया के गर्म इलाकों से आया था। तो छिलछिलाती गर्मी में जब पानी छोटे झरनों और नालियों से बहता है तो वो इवेपोरेशन के जरिए आसपास की हवा को ठंडा कर देता है। वेट, तो ये उस जमाने का नेचुरल एयर कंडीशनर था? एकदम वही था। कमाल है। और इसके उलट जो इनफॉर्मल गार्डन्स होते हैं, जैसे जापानीज गार्डन्स, वो बिल्कुल अलग होते हैं। सोर्स में लिखा है कि इनमें गार्डन लैंटर्न्स, पैगोडा और ड्राई लैंडस्केप होता है। न्यू दिल्ली का बुद्धा जयंती पार्क इसका एग्जाम्पल है। ये एसिमेट्रिकल क्यों होते हैं? क्योंकि इनफॉर्मल स्टाइल का पूरा मकसद ही नेचर की नकल करना है। आप किसी जंगल में जाते हैं तो क्या पेड़ एक सीधी लाइन में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वही। जापानीज गार्डन ज़ेन फिलॉसफी पर आधारित हैं। वहाँ एक उबड़-खाबड़ पत्थर या सूखी रेत का लैंडस्केप भी पहाड़ों और नदियों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक नेचुरल जंगल की सैर जैसा फील देते हैं। अच्छा, और इन दोनों का मिक्सचर होता है फ्री स्टाइल, है ना?
जैसे चंडीगढ़ का रोज गार्डन या इंग्लिश गार्डन्स। हाँ, इंग्लिश गार्डन्स में आपको हर्बेशियस बॉर्डर्स, कॉटेज गार्डन और रॉकरी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब गार्डन्स में एक चीज कॉमन है, वो है लॉन। लॉन, जिसे गार्डन का हार्ट कहा जाता है, और इसमें घास लगाने का सबसे तेज तरीका टर्फ मेथड बताया गया है। सही पकड़ा। टर्फ मेथड में रेडीमेड घास के टुकड़ों को जमीन पर ऐसे बिछा दिया जाता है जैसे कोई कार्पेट बिछा रहा हो। अब यहाँ एक एग्जाम टिप दे दूं। एग्जाम में इन फेमस गार्डन्स की लोकेशन पर सीधे मैच द फॉलोइंग सवाल आते हैं। हाँ, लोकेशंस याद रखना जरूरी है। जैसे पिंजौर गार्डन हरियाणा में है, जिसे फदाई खान ने बनवाया था। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। मंडोर गार्डन जोधपुर में है। और चारबाग स्टाइल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हुमायूं का मकबरा है, जो न्यू दिल्ली में है। और मैसूर का वृंदावन गार्डन इंडिया का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है ना? बिल्कुल। और नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में है। लेकिन देखिए, ये सारी लोकेशंस एक बार सुनने से याद नहीं होंगी, इसलिए एस्पिरेंट्स को मेरा सुझाव है कि agriprep.in पर जाकर इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें और AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो गार्डन का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उन पर जो इन गार्डन्स की शान बढ़ाते हैं, यानी फूलों की फसलें। शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट गुलाब से। रोज, जिसका साइंटिफिक नाम रोजा SPP है और फैमिली रोजेसी है। इसकी उत्पत्ति इंडिया में हुई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। और कमर्शियल फार्मिंग में रोज का प्रोपगेशन टी बडिंग से होता है। एग्जाम में इसका टाइम बहुत पूछा जाता है, जो कि नवंबर से फरवरी के बीच है। यहाँ मेरा एक डाउट है, ये टी बडिंग सर्दियों में ही क्यों की जाती है, गर्मियों या बारिश में क्यों नहीं? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। नवंबर से फरवरी के बीच पौधे का मेटाबॉलिज्म बडिंग के लिए सबसे अनुकूल होता है। इस टाइम पौधे में सैप का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, तो बड को रूट स्टॉक के साथ जुड़ने में आसानी होती है। और क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो पौधे पर स्ट्रेस कम पड़ता है। अच्छा, तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो महीने रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर BP पाल का नाम रोज ब्रीडिंग से जुड़ा है, ये याद रखना है। और गुलाब की वैरायटीज की बात करें तो सफेद फूल के लिए तुषार और लाल के लिए क्रिम्सन ग्लोरी है। और पूसा मोहित और सुचित्रा जो हैं, वो थॉर्नलेस यानी कांटे रहित वैरायटीज हैं। एक टर्म और है सोर्स में, पल्सिंग ट्रीटमेंट। ये क्या चीज है? देखिए, जब आप गुलाब को काट लेते हैं तो वो मुरझाने लगता है। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे एक खास सोल्यूशन में रखा जाता है, जिसमें सुक्रोज और कुछ केमिकल्स होते हैं। इसे पल्सिंग कहते हैं। ये फूल को एक तरह का एनर्जी ड्रिंक देता है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान फ्रेश रहे। क्या बात है, फूलों का एनर्जी ड्रिंक। अगला फूल है ग्लैडियोलस, फैमिली इरिडेसिए। इसका प्रोपगेशन कॉम्स या टिश्यू कल्चर से होता है। और इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं प्रियदर्शिनी, हैप्पी एंड, सुचित्रा और फ्रेंडशिप। गॉट इट। इसके बाद आता है गुलदाउदी यानी क्रिसैंथेमम, जो ओरिजिनली चाइना से है, और इसका प्रोपगेशन रूट सकर से होता है। हाँ, और इसकी वैरायटीज भी काफी आती हैं एग्जाम में, जैसे डायना, बसंती, राखी, बिरबल साहनी, इंद्रा और रेड गोल्ड। ठीक है। और इसके बाद जो सबसे कॉमन फूल है वो है गेंदा यानी मैरीगोल्ड, फैमिली कंपोजिटे। एग्जाम में गेंदे के 2 टाइप्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। सही कहा। अफ्रीकन का साइंटिफिक नाम टैगेटिस एरेक्टा है और फ्रेंच का टैगेटिस पेटुला है। लेकिन इनकी इतनी सारी वैरायटीज है, स्नोबर्ड, ब्यूटी गोल्ड, हैप्पी ऑरेंज, स्टारडस्ट। एक स्टूडेंट इन सबको कैसे याद रखे? ये तो किसी नाइटमेयर जैसा लगता है। इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बस नामों की वाइब को पकड़िए। अफ्रीकन गेंदा साइज में बहुत बड़ा और भारी होता है, इसलिए इसकी वैरायटीज के नाम बहुत ग्रैंड होते हैं, जैसे स्नोबर्ड, ब्यूटी गोल्ड। वहीं फ्रेंच गेंदा साइज में छोटा, ब्राइट और कॉम्पैक्ट होता है, तो उसके नाम भी वैसे ही चुलबुले होते हैं, जैसे हैप्पी ऑरेंज, स्टारडस्ट। ओह वाओ, मतलब अफ्रीकन ग्रैंड है और फ्रेंच छोटा और ब्राइट। ये तो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और गेंदे का सीड रेट 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर होता है। बिल्कुल। फिर अब इस डीप डाइव के दूसरे हिस्से में चलते हैं। फूल उगा लिए, फल भी उगा लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फूल मुरझा जाते हैं और फल सड़ जाते हैं। इस तबाही को रोकने का साइंस है प्रिजर्वेशन। हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट साइंस। और फ्रूट प्रिजर्वेशन में केमिकल्स का बड़ा रोल है। हमारे पास में 2 केमिकल्स हैं। पहला है सोडियम बेंजोएट, जिसे 700 ppm की मात्रा में यूज करते हैं। इसमें बेंजोइक एसिड होता है, जो यीस्ट को रोकता है।
और दूसरा है KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। इसे 350 से 500 ppm की मात्रा में लेते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है जो बैक्टीरिया और फंगाई को रोकता है। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, आप इन दोनों को किसी भी फल में डाल नहीं सकते। सोडियम बेंजोएट का यूज सिर्फ रंगीन प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे टमाटर का केचप, और KMS का यूज सिर्फ कलरलेस यानी रंगहीन जूस में होता है। इसे याद रखने के लिए मैं एक एनालॉजी सोच रही थी। क्या हम कह सकते हैं कि KMS और सोडियम बेंजोएट असल में फलों की दुनिया के बाउंसर्स हैं? बाउंसर्स कैसे? मतलब KMS एक ऐसे क्लब का बाउंसर है जहां सिर्फ कलरलेस पार्टी चल रही है और सोडियम बेंजोएट कलरफुल पार्टी का बाउंसर है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि KMS में जो SO2 है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है। अगर आपने KMS को लाल टमाटर के जूस में डाल दिया तो उसका सारा रंग उड़ा देगा। इसलिए रंगीन चीजों में सिर्फ सोडियम बेंजोएट जाता है। समझ गई। अब केमिकल्स के अलावा हीट से भी प्रिजर्वेशन होता है, जैसे कैनिंग। सोर्स में है कि फलों की कैनिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है, लेकिन सब्जियों की कैनिंग 115 से 121 डिग्री पर। ये भेदभाव क्यों? क्या सब्जियां ज्यादा सख्त होती हैं? सख्त होने की बात नहीं है, बात एसिडिटी की है। फलों में नेचुरली एसिड ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया जल्दी पनप नहीं पाते। 100 डिग्री काफी होता है, लेकिन सब्जियों में एसिड बहुत कम होता है। अच्छा। लो एसिड वाले एनवायरनमेंट में बॉटुलिज्म फैलाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया के स्पोर्स जिंदा रह सकते हैं। उन्हें मारने के लिए सिर्फ उबलते पानी काफी नहीं है, 115 से 121 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पैस्चराइजेशन है, जिसमें हम 85 से 90 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, वो सब कुछ नहीं मारता। एकदम सही पकड़ा। पैस्चराइजेशन सिर्फ हार्मफुल वेजिटेटिव सेल्स को मारता है, लेकिन स्पोर्स बच जाते हैं। वहीं स्टेरिलाइजेशन में टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है, जो हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों तरह के माइक्रोब्स और स्पोर्स का सफाया कर देता है। ठीक है। और फ्रीजिंग की बात करें तो कूलर 15 डिग्री पर, चिलिंग 0 से 5 डिग्री पर और लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर होती है। लेकिन मुझे ना ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऑस्मोसिस का? हाँ, जैम में 68% चीनी और अचार में 15% नमक प्रिजर्वेटिव का काम कैसे करता है? क्या वो बैक्टीरिया को जहर की तरह मारता है? नहीं, जहर की तरह नहीं। आप चीनी या नमक की हाई कॉन्सेंट्रेशन को एक माइक्रोस्कोपिक स्पंज की तरह समझिए। जब आप जैम में 68% चीनी डालते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण वो चीनी बैक्टीरिया के अंदर का सारा पानी बाहर खींच लेती है। ओह, तो बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाते हैं? बिल्कुल, वो एक तरह से प्यास से मर जाते हैं क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के लिए मॉइस्चर ही नहीं बचता। तो ये तो गजब साइंस है। एक टर्म और है, ब्लांचिंग। सब्जियों को 2 से 5 मिनट उबलते पानी में डालकर तुरंत ठंडा करना। ये क्यों करते हैं? ये सब्जियों के अंदर के एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए करते हैं। अगर आप मटर को बिना ब्लांच किए फ्रीजर में रख देंगे तो उसके एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे और कुछ महीनों में उसका टेस्ट और कलर खराब हो जाएगा। सही बात है। और हाँ, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए अस्कॉर्बिक एसिड का भी जिक्र है सोर्स में। तो एस्पिरेंट्स agroprep.in पर जाकर इन कॉन्सेप्ट्स के MCQs जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर की सबसे बड़ी डिबेट्स पर। सबसे पहला कंफ्यूजन, जैम वर्सेस जेली। हाँ, ये बहुत कॉमन है। दोनों ब्रेड पर लगाए जाते हैं। अगर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो मैं कैसे पहचानूंगी कि मैं जैम खा रही हूँ या जेली? टेक्सचर से। अगर आपके मुंह में कुछ ऐसा आ रहा है जो एक थिक पेस्ट है जिसमें फलों का गूदा यानी पल्प है, तो वो जैम है। जैम हमेशा पूरी तरह पके हुए फलों से बनता है और ओपेक होता है। और जेली? अगर वो एकदम स्मूथ है, बाउंस कर रहा है और पत्ती हटाने पर कांच की तरह ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो वो जेली है। जेली थोड़े सख्त यानी 3/4 पके फलों से बनती है। तो जेली ट्रांसपेरेंट और बाउंसी कैसे बन जाती है? उसके पीछे का मैजिक है पेक्टिन। फॉर्म फ्रूट्स जैसे अमरूद या सेब में पेक्टिन बहुत होता है। ये पौधों की सेल वॉल्स का नेचुरल सीमेंट है। जब इसे 0.5 से 1% की मात्रा में चीनी और एसिड के साथ पकाया जाता है तो ये एक 3D जेल बना लेता है। इसलिए जेली बाउंस करती है। और इस पेक्टिन को नापते कैसे है? इसके लिए हम जेल मीटर या अल्कोहल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और जैम में हम मिक्स्ड फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे सेब और पपीता, लेकिन जेली में मिक्स नहीं होते? बिल्कुल, और TSS में भी फर्क है।
जैम का TSS 68.5% होता है, जबकि जेली का थोड़ा कम 65% होता है। चलिए अब दूसरी डिबेट क्लियर करते हैं, स्क्वॉश वर्सेस कॉर्डियल वर्सेस शरबत। इसमें देखिए, स्क्वॉश और कॉर्डियल दोनों में असली फ्रूट जूस 25% होता है, लेकिन फर्क ये है कि स्क्वॉश में फलों का पल्प भी होता है, जैसे मैंगो स्क्वॉश, वो थोड़ा क्लाउडी दिखता है। और कॉर्डियल? कॉर्डियल बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें जूस होता है लेकिन पल्प पूरी तरह निकाल दिया जाता है, जैसे लाइम जूस कॉर्डियल। और फिर शरबत क्या है? शरबत में तो असली जूस होता ही नहीं है, ये बस एक क्लियर शुगर सिरप होता है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है, और इसका TSS 70% से ज्यादा होता है, जैसे बादाम या खसखस का शरबत। मतलब शरबत सिर्फ मीठा पानी और फ्लेवर है। एक आखिरी डिबेट जिसमें लोग फंसे रहते हैं, प्रिजर्व वर्सेस कैंडी। प्रिजर्व वो है जिसे हम आम भाषा में मुरब्बा कहते हैं। इसमें फलों को भारी चीनी की चाशनी में तब तक पकाया जाता है जब तक वो ट्रांसपेरेंट और नरम ना हो जाएं। ये चाशनी में डूबा रहता है, जैसे आंवले का मुरब्बा। और कैंडी? कैंडी में फलों को चीनी और ग्लूकोज से कवर करके बाद में पूरी तरह सुखा लिया जाता है, जैसे आगरा का पेठा। इसमें बाहर से कोई चाशनी नहीं टपकती। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब जाते जाते गार्डन को आखिरी रूप देने वाले कुछ टर्म्स का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। बॉन्साई और टोपियरी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इन्हें आप विजुलाइज कीजिए। बॉन्साई एक जापानीज कला है। अगर आप एक 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को इतना छोटा कर दें कि वो आपके डेस्क के गमले में आ जाए, तो वो बॉन्साई है। फाइकस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी एक्सट्रीम ड्वार्फिंग। और टोपियरी? टोपियरी बिल्कुल अलग है। अगर आप गार्डन में एक झाड़ी को काटकर एक मोर या हाथी का आकार दे देते हैं, तो उसे टोपियरी कहते हैं। इसके लिए दुरांता या क्लेरोडेंड्रम इनरमे जैसे पौधों का यूज होता है। गॉट इट। बॉन्साई मिनिएचर पेड़ है और टोपियरी पौधों से बनी मूर्ति। और ये हेज और हेजेस क्या है? हेज वो छोटे पौधे होते हैं जो क्यारियों के बॉर्डर पर उगाए जाते हैं, जैसे ऑल्टन आंथरा। और हेजेस वो ऊंची झाड़ियां होती हैं जो बाउंड्री पर फेंसिंग का काम करती हैं, जैसे लैंटना, बुगिनवेलिया या मेहंदी। परफेक्ट। हमने गार्डन से लेकर प्रिजर्वेशन तक सब कुछ कवर कर लिया। अब वक्त है एस्पिरेंट्स के दिमाग का टेस्ट लेने का। चलिए, मैं 3 रैपिड फायर सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, जापानीज गार्डन का मेन फीचर क्या है? जवाब है लैंटर्न्स और पबोडा। दूसरा सवाल, जेली में पेक्टिन मापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है जेल मीटर या अल्कोहल। और तीसरा सवाल, रंगीन फलों के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा केमिकल बाउंसर यूज होता है? जवाब है सोडियम बेंजोएट। अगर आपके तीनों जवाब सही थे तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन सिर्फ सुनने से पेपर क्लियर नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप सिंपल है। agriprep.in पर जाइए, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें। एकदम सही। और इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहा है, क्या फ्यूचर में हमें इन सदियों पुरानी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स और इनके टेम्परेचर्स को बदलना नहीं पड़ेगा? क्या स्पोर्स इवॉल्व हो जाएंगे? अगली बार जब आप जैम खाएं तो इस इवॉल्विंग साइंस के बारे में जरूर सोचिएगा। ये तो सच में बहुत ही डीप सवाल है। तो इस थॉट के साथ हम ये डीप डाइव यहाँ खत्म करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।